हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? मतलब वो कैरेक्टर्स जो हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, उनके उस चीज को बोला जाता है इनहेरिटेंस होना, मतलब जनरेशन से जनरेशन में पास ऑन होना। ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। और वेरिएशन क्या होता है? जो कैरेक्टर्स पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बीच उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस को बोला जाता है वेरिएशन। तो इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक एलिफेंट है वो सिर्फ एक बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, कोई दूसरा एनिमल क्यों नहीं देता? और व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? कि एक मैंगो सीड जो है सिर्फ एक मैंगो एक मैंगो सीड सिर्फ एक मैंगो प्लांट ही क्यों बनाता है, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं बनाता है? सो गिवन दैट दे डू आर दी ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो उनके पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। और डू दे शो डिफरेंसेस, या फिर डिफरेंसेस दिखाती है इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो ऑफस्प्रिंग होती है वो पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, पूरी तरह से सेम होती है, या फिर कुछ डिफरेंसेस दिखाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो इतने सेम कैसे दिखते हैं? और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कुछ टाइम पर जो है वो काफी डिफरेंट दिखते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, so this and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. So ये सारे जो questions है, ये सारे क्वेश्चन एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर आते हैं, उसको बोला जाता है जेनेटिक्स। सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो किस चीज से डील करता है? इनहेरिटेंस से, और उन कैरेक्टर्स के वेरिएशन से। जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं उसके वेरिएशंस और इनहेरिटेंस से डील करता है। ठीक है, किससे इनहेरिटेंस हो रहा है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं। So inheritance is the process by which characters are passed from parent to progeny. So inheritance क्या है? Inheritance एक प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर जो है पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी, और ये हेरिडेटरी का बेसिस है। हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवंशिक, मतलब generation to generation, that is hereditary. So variation is the degree by which progeny differ from their parents. So variation एक डिग्री होता है जिससे जो प्रोजेनी होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। ठीक है, so humans knew from an early 8000 से 1000 BC तक that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. देखो, जो पूर्वज थे ना, ह्यूमंस जो पूर्वज थे, तो वो जानते थे, बहुत पहले के टाइम से जानते थे कि जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन का कॉज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। So they exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. So इस नॉलेज को यूज करके, वेरिएशन की नॉलेज को यूज करके उन्होंने क्या किया? जो वाइल्ड पॉपुलेशंस थे प्लांट्स और एनिमल्स का, उनको ब्रीड किया, मतलब सिलेक्ट करा और उनको ब्रीड करा और डिजायरेबल कैरेक्टर्स ले आए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन से एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। ठीक है, फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, दैट इज साहिवाल काउज इन पंजाब। देखो, सो वाइल्ड काउस की एक प्रजाति थी इंडिया की जिसको बोला जाता है साहिवाल, जो पंजाब की थी। सो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomenon. देखो, सो उनको, जो हमारे जो पूर्वज थे, उनको इन चीजों के बारे में पता था, इनहेरिटेंस पैटर्न्स वगैरह के बारे में पता था, लेकिन उनका साइंटिफिक बेसिस जो है वो काफी कम पता था, मतलब वो पता ही नहीं था। ठीक है, फिर आते हैं मंडेल भाई साहब पर आते हैं। मंडेल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो मंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
It was during the mid 19th century. So mid 19th century थी that headways was made in the understanding of inheritance. फिर इनहेरिटेंस का अंडरस्टैंडिंग आया इस टाइम पर 19th सेंचुरी में. कौन थे वो? ग्रिगर मंडेल conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years. So ग्रिगर मंडेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पीस पर 7 सालों तक, 1856 से लेकर 1863 तक, एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. So during Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. So पहली बार ऐसा हुआ जब मंडल भाई साहब ने इनहेरिटेंस के जो लॉज दिए, पैटर्न्स दिए, तो उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक इसको यूज किया गया बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. His experiments had a large sampling size. उसके एक्सपेरिमेंट्स का लार्ज सैम्पलिंग साइज था, मतलब ढेर सारे सैंपल्स लिए थे उसने, which gave greater credibility to the data that he collected. इसकी वजह से क्या हुआ ना, ज्यादा क्रेडिट मिला उसके डेटा को जिसने वो कलेक्ट किया था. ठीक. सो हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, बड़ा सा उसका सैम्पलिंग साइज था, विच ग्रेव ग्रेटर क्रेडिटिबिलिटी, जिसको जो अच्छा क्रेडिट मिला उसके डेटा को जो उसने कलेक्ट किया था. also the confirmation of his interferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsustained ideas. देखो, so उसने क्या किया ना, उसने जो मतलब उसने कंफर्मेशन दिया किसका, इसके इंटरफेरेंसेस का, जो उसके रिजल्ट्स आए उसका कंफर्मेशन दिया कि सक्सेसिव जनरेशन में, मतलब आगे आने वाली जनरेशन में जो टेस्ट प्लांट्स थे उन्होंने जो रिजल्ट्स प्रूव किए वो थे कि कुछ जनरल रूल्स पर बेस्ड थे. सो जो आगे आने वाली जनरेशन थे उसके कैरेक्टर्स जो कुछ जनरल रूल्स पर बेस्ड थे, बजाय अनसस्टेन्ड, मतलब कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स आने की बजाय वो एक रूल के बेसिस पर आते थे. ठीक है. So Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. अब मंडेल ने क्या किया, गार्डन पी प्लांट लिया और ऐसे दो अपोजिंग ट्रेट्स चुने, मतलब ऐसा कैरेक्टर चुना जिसके दो अपोजिंग डिफरेंट ट्रेट्स हो. एग्जाम्पल है टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स. सो लंबे और छोटे प्लांट्स हो गए, येलो और ग्रीन सीड्स हो गई. So this allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance. So इसके थ्रू उसने क्या किया, एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया रूल्स का जो इनहेरिटेंस को गवर्न करते थे, इनहेरिटेंस को करवाते थे, उन रूल्स का एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. ठीक है. सो बाद में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट आए. बाद के लेटर में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उस पर जो है उन्होंने क्या किया, उन सारे नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को डाइवर्स किया, उसको और बड़ा किया और जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ढूंढा. ठीक है. उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखा. ठीक. सो मंडेल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया या फिर क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक. आर्टिफिशियली पॉलिनेट किया और वो था क्रॉस पॉलिनेशन था. एक्सपेरिमेंट्स किए यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मतलब पहले इनमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ था तो उसको ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बोला जाता है. ठीक है. सो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ है, कई टाइम तक कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ. शोज द स्टेबल ट्रेट. सो उनमें ट्रेट होता है, उनमें क्या होता है ना, स्टेबल ट्रेट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता टाइम टू टाइम. स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन है फॉर सेवरल जनरेशंस, कई जनरेशंस तक जो है एक ही तरह का ट्रेट चलते जाता है. ठीक है. सो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी. सो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी सिलेक्ट की थी एज पेयर्स में थी वो वैरायटीज. ठीक है. which were similar except for one character with contrasting traits. So एक कैरेक्टर था जिसके दो contrasting traits, इसको याद रखना, एक कैरेक्टर और दो contrasting traits. एक कैरेक्टर और उसके दो contrasting traits थे, मतलब ऐसे पूरे 14 कैरेक्टर्स थे, 7 पेयर्स थे.
सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स। तो कौन से थे? स्मूथ रिंकल्ड सीड्स थी, येलो ग्रीन सीड्स थी, इनफ्लेडेड मतलब फुल और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉट्स एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टेबल है इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने लिया सीड का शेप राउंड रिंकल, फिर लिया सीड का कलर येलो ग्रीन, फिर लिया फ्लावर का कलर वायलेट वाइट, फिर लिया पॉड का शेप फुल कंस्ट्रिक्टेड, फिर लिया पॉड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एक्सियल जो है सॉरी एक्सियल ऊपर की तरफ और सॉरी टर्मिनल ऊपर की तरफ एक्सियल साइड में, फिर लिया स्टेम का हाइट टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, सो इन कैरेक्टर्स को याद रखना ये जरूरी है। ठीक है, देखो ये रहे, यही वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, स्टेम हाइट टॉल ड्वार्फ फ्लावर कलर पोजीशन शेप। सो इसको जो है याद रखना। ठीक, ओके सो अब मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी, उस टाइम शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बट हम इसको फिर से पढ़ते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सो एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का हम एग्जांपल लेंगे जो कि कैरी किया गया मंडेल ने, वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट्स, जहाँ पे उसने टॉल और ड्वार्फ ट्री प्लांट्स को क्रॉस किया और स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ही कलेक्टेड दी सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। सो उसने उन सीड्स को कलेक्ट किया, उसने जो क्रॉस किया फिर उस क्रॉस से जो सीड्स बने उन सीड्स को कलेक्ट किया एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फिर फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स को उसने ग्रो किया। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलियल प्रोजेनी। सो फिलियल प्रोजेनी भी बोला जाता है या फिर F1 जनरेशन बोलते हैं। सो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। सो उसे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो F1 प्रोजेनी थी, इट मीन्स जो क्या बोल सकते हैं प्रोजेनी, आई थिंक सो जो चाइल्ड बेबी प्लांट्स जो थे वर टॉल। सो आने वाली जो उसकी जनरेशन थी वो टॉल थी, लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स, उसके एक पेरेंट की तरह वो पूरी टॉल थी। नन वर ड्वार्फ, एक भी उसमें ड्वार्फ नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स। तो दूसरे जो जितने भी हमने 7 पेयर्स पढ़े ट्रेड्स के, उसने सबके लिए ये किया और सबका जो है सेम आई। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट को वो रिसेंबल कर रहा था F1 जनरेशन के बेबीज। ठीक है, and that the trait of the other parent was not seen in them, और एक दूसरा पेरेंट का ट्रेड उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। So Mendel then self-pollinated the tall F1 plants. अब उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया टॉल F1 प्लांट्स को। ठीक है, एंड टू हिज सरप्राइज जो F1 प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो हुए थे अपने पास, तो उसको उसने फिर पॉलिनेट करा और फिर उसका क्या आया, टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट in the F2 generation जो थी, some of the offsprings were dwarf। फिर F2 जनरेशन में कुछ बच्चे जो है वो ड्वार्फ आ गए। सो द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, सो ऐसा कैरेक्टर जो दिखाई नहीं दिया F1 जनरेशन में was now expressed, अब वो जो है F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा था। सो इसको पढ़ेंगे आगे। द पोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स। सो जो ड्वार्फ थे, छोटे थे साइज में, वो 1/4 थे F2 प्लांट्स में। ठीक है, 1/4 पोर्शन उसका ड्वार्फ प्लांट था और 3/4 पोर्शन जो था F2 जनरेशन प्लांट्स का वो था टॉल। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। और जो टॉल और जो ड्वार्फ ट्रेट्स आए थे, दोनों के ट्रेट्स वो आइडेंटिकल थे, मतलब सेम थे उनके पेरेंट टाइप से। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं थी। ऐसा नहीं कि ये लंबा है एक छोटा है ये मीडियम साइज का हो गया, नहीं, इस टाइप से नहीं था। तो उनमें जो है वो डिफरेंट थे। तो जो है 1/4 जनरेशन जो थी वो थी ड्वार्फ, DWARF, और जो 3/4 जनरेशन थी वो थी टॉल। ओके,
इस टाइप से कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न शो हो रहा था। And did not show any blending. This is all that is all the offspring were either tall offspring, एक तो tall थे, dwarf थे, none were in between height, किसी की in between height नहीं थी, ठीक है। So similar results were obtained with the other traits that he studied. उसके बाद जो दूसरे traits भी जो उसने study किए उसमें भी जो same results आया। Only one of the parental traits, एक ही जो है parental trait expressed in F1 generation by F2 stage. While at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. 3:1 proportion में जो है F2 stage में दोनों express हो रहे थे। फिर आते हैं the contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 stage. अब ये कैसे हुआ इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, कैसे किया, इसको हम समझते हैं। वैसे यहाँ लिखा हुआ है बट फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो उसने क्या किया, सबसे पहले लिया टॉल, ओके, सबसे पहले लिया टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट्स लिए। टॉल का जीनोटाइप था टी, ड्वार्फ का जीनोटाइप था छोटा टी। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि मैंने इसको बड़ा टी क्यों लिखा, फिर इसको छोटा टी क्यों लिखा मैंने, ठीक है, आगे आ जाएगा ये सब। फिर इसका मैंने बनाया गैमेट, ये था ये, ठीक है, क्या था ये आ गया, ठीक, राइट। ये ऐसा नहीं है, ये दिस इज टी एंड दिस इज टी। सो ये जो थी ये थी F1 जनरेशन और इसमें सारे ये आए टॉल, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसको किया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किया इसका, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किया इट मीन्स क्या किया इसने, एक टी था, ये एक टी था, एक ये टी था, एक टी था, तो इसका एक पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। ओ सॉरी, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, सो मैं इसे मिटा के और अच्छे से बनाती हूँ, ओके। सो एक ये टी, एक ये टी, एक ये और एक ये वाला, और ये था क्या, पन्नेट स्क्वायर, इसको पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये टी आया, ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये टी आया, ये इसके साथ फिर क्रॉस हुआ तो ये टी आया, और ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये टी आया, ठीक है। अब इसमें ये दो बड़े टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी और दो छोटे टी, ठीक। अब इसमें जो बड़ा टी जो है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, बड़ा टी वो है दैट इज डोमिनेंट, ओके। और जो छोटा टी है वो है रिसेसिव, ओके। तो अगर चाहे कंडीशन ये हो या फिर कंडीशन ये हो, हमेशा प्लांट होगा टॉल, क्यों, क्योंकि जो ये बड़ा वाला टी है चाहे वो दो हो या फिर एक हो, हमेशा वो अपना डोमिनेंस शो करेगा और इसीलिए प्लांट जो है वो टॉल होगा। अगर सिर्फ ये कंडीशन आती है तो ही प्लांट ड्वार्फ होगा, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो प्लांट्स आ रहे हैं ये है तीन प्लांट्स नहीं बोल सकते, मतलब 3/4 जो प्लांट्स है वो है टॉल। सो इसमें हम ना लिख देते हैं 3/4 प्लांट्स जो है वो है टॉल और 1/4 जो है वो है ड्वार्फ, ओके। सिर्फ एक यही वाला ड्वार्फ है। तो इसका हम लिखेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप। अब उसको भी हम देखेंगे क्या होता है वो जीनोटाइप, ये है जीनोटाइप, फिर है फिनोटाइप, ओके। तो जीनोटाइप इट मीन्स कि उसके अंदर जीन और जीन के जो ये है एलील्स है वो कौन से प्रेजेंट है उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो तीन तरह के जीनोटाइप शो हो रहे हैं, एक में जो है वो
बड़े डबल टी है, फिर एक में बड़ा टी, फिर छोटा टी, और एक वाले में 2 छोटे टी है। तो जीनोटाइप जो है 3 तरह के आएंगे, दो बड़े टी वाला, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, और 2 छोटा टी वाला, ठीक है। और फिनोटाइप इट मीन्स वो दिख कैसे रहा है। अब तो जीनोटाइप देख लिया कि भाई जीन का जो मेकअप है वो इस तरह से, अब लेकिन प्लांट दिख कैसे रहा है, वो दिख रहा है 2 तरह का, एक टॉल दिख रहा है, एक ड्वार्फ दिख रहा है, बीच में नहीं दिख रहा है, इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है वो, टॉल ड्वार्फ। तो फिनोटाइप 2 तरह के आएंगे, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है। और इसका रेशियो होता है, ठीक है, जीनोटाइप का रेशियो है हमारे पास 1 2 3, 3 तरह के जीनोटाइप से। ये कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो ये 1। फिर ये कितनी बार आया है, सॉरी यार, हाँ मैं थोड़ा रेशियो आई थॉट, सो ये 1 बार आया है, ये बड़ा टी छोटा टी 2 बार आया है यहाँ पे, तो इसको हम 2 लिखेंगे। फिर ये जो दोनों छोटे टी है वो 1 बार आए, तो 1, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ हमें 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो जो 2 कैरेक्टर है टॉल है, वो कितने प्लांट्स टॉल है, वो 3 प्लांट्स टॉल है, और शॉर्ट कितना प्लांट है, 1 प्लांट शॉर्ट है। तो इसका रेशियो है 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो, और 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। यही सब जो है आगे इसमें दिया होगा जिसको हम पढ़ेंगे। वो तो हो गया था पढ़ के, अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। So based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down. So इन observations को देख करके मंडेल भाई साहब ने क्या बताया, उन्होंने ये बोला कि कुछ तो ऐसी चीज थी जो एकदम स्टेबली पास डाउन हो रही है, इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जा रही है, जो अनचेंज्ड है, चेंज नहीं हो रही है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, थ्रू द गैमेट्स के थ्रू जाते हैं। जैसे हमने देखा ही होगा सेल में कि सेल जो है वो मियोसिस करता है, मियोसिस करके गैमेट्स बनाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो ये उसी गैमेट्स की बात हो रही है। ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, आगे आने वाली जनरेशन में एक ऐसी कॉमन चीज है जो पास हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो आने वाली जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स जैसी है। सो ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज फैक्टर। अब उस टाइम पे क्या था ना, उनको पता नहीं था कि ये जीन्स है, ये डीएनए का सेगमेंट है, ये है वो है, तो उन्होंने उसको फैक्टर्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, फैक्टर्स। सो नाउ वी कॉल देम जीन्स। अभी हमको पता है तो हम उसको जीन्स बोलते हैं। सो जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो जीन्स क्या है, जीन्स की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एक यूनिट है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो होती है जीन्स। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। सो इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है जो कि क्या यूज होती है एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट कैरेक्टर को इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। सो अब बात करते हैं जीन्स जो कि कोड करेंगे for a pair of contrasting traits are known as alleles. को alleles बोला जाता है। So they are slightly different forms of the same gene. So एक जीन है, ठीक है, मान के चलते हैं ये वाला जो एक जीन है ये पूरा एक डीएनए का सेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं, ठीक। तो ये एक जीन है, ये जीन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट की हाइट के लिए, ठीक है। प्लांट हाइट जैसे हमने इसमें देखा, प्लांट हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, ये हो गए। अब ये क्या है, जीन को तोड़ा नहीं है बट जीन के ऐसे 2 हिस्से हैं करके हम मान के चलते हैं। ये है इसके एलील्स है। तो एक जीन है जो बताता है प्लांट हाइट, फिर उसके 2 टाइप्स है जो है उसके एलील्स। अब इसमें 2 टाइप कौन से हैं, एक तो बड़ा टी एक तो छोटा टी, ये 2 हो गए एलील्स। जीन प्लांट हाइट के लिए है और इसके बड़ा टी छोटा टी 2 एलील्स है। गॉट इट। जब ये एलील्स आपस में मिलते हैं तब एक कंप्लीट जीन बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ओके। So if we use alphabetical symbols for each gene, so हम क्या कर रहे हैं अभी alphabetical symbols use कर रहे हैं हर एक जीन के लिए, then the capital letter is used for trait expressed at the F1 stage.
सो कैपिटल लेटर मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। और डोमिनेंट कैरेक्टर हम उसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस होता है F1 स्टेज में, एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेट, और जो दूसरा ट्रेट है जो बचा रिसेसिव ट्रेट उसके लिए स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट, अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ हाइट, जो कि बड़ा टी जो यूज किया जाता है फॉर टॉल ट्रेट, छोटा टी यूज किया जाता है ड्वार्फ के लिए। सो बड़ा टी छोटा टी जो है एलियल्स है, दोनों एलियल्स है ऑफ ईच अदर, एक जीन के ये दो एलियल्स है। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलियल्स फॉर हाइट वुड बी, सो एलियल्स का जो पेयर है हाइट के लिए वो क्या होगा, दो बड़े टी, एक बड़ा टी छोटा टी और दो छोटे टी। सो मेंडल ऑल्सो प्रपोज्ड दैट इन ट्रू ब्रीडिंग, सो ट्रू ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी the allelic pair of genes for height are identical और homozygous। अब कंडीशन आती है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की, दो टर्म्स आती है हमारे पास, होमोजाइगस, ठीक है, और एक आता है हेट्रोजाइगस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब क्या सेम क्या डिफरेंट, ये यूज किया जाता है एलियल्स के लिए या फिर जीन्स के लिए, जो भी बोलो। होमोजाइगस मतलब सेम, मतलब क्या, ये कंडीशन ये कंडीशन। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट, तो कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन, एक यही बची ना, और तो है नहीं। अब इसमें होमो मतलब दो बड़े टी, दो सेम बड़े टी, दो सेम छोटे टी, इसमें एक बड़ा टी एक छोटा टी, डिफरेंट, ठीक है। सो इस टाइप से होमो और हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। ओके, सो ये एलियंस के लिए और जीन्स के लिए बोला जाता है। और बड़ा टी दो बड़े टी दो छोटे टी आर कॉल्ड एज जीनोटाइप, सो इनको जीनोटाइप बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जीन के बारे में बता रहे ऑफ द प्लांट। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जो हम कैरेक्टर्स के जो टर्म होते हैं जैसे टॉल ड्वार्फ, उसको फिनोटाइप बोला जाता है, जो हम देख सकते हैं आंखों से कि हाँ ये टॉल है ये ड्वार्फ है, आंखों से देख सकते हैं तो उसको फिनोटाइप बोलेंगे। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype TT? अब भाई साहब बात आती है कि एक बड़ा टी छोटा टी, अब इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एनी कमेंट्स? यस, इफ यू नो द आंसर यू कैन टेल मी, बिकॉज मैंने ऊपर ही इसका आंसर बताया है। कहाँ गया ये रहा, ये, और इसमें प्लांट क्या निकला है, टॉल, तो इसका फिनोटाइप होना चाहिए। ओके, as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote TT to be exactly like the this one. Okay, so थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। Okay. So as Mendel found the phenotype of F1 heterozygous, so उसने क्या पता किया, फिनोटाइप पता किया F1 heterozygous का, जो कि था TT to be exactly like the TT, जो बड़े जो T थे उसका सेम और इसका फिनोटाइप दोनों का सेम था, पेरेंट इन दी अपीयरेंस। सो ही प्रपोज्ड, इसने एक प्रपोज किया दैट इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, जो डिसिमिलर फैक्टर्स है मतलब ये वाला, so in pair of dissimilar factors one dominates the other, अब इसमें एक दूसरे पे डोमिनेट करता है इस तरह, so and hence is called as a dominant factor, तो उसको एक डोमिनेंट फैक्टर बोला गया। while the other factors is recessive, फिर दूसरा फैक्टर रिसेसिव, एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव। in this case T for tallness is dominant over T, so बड़ा वाला जो T है वो छोटे वाले T के ऊपर डोमिनेंट है, that is recessive, जो छोटा वाला T है वो रिसेसिव है। He observed identical behavior for all other characters, दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी सेम ऐसे बिहेवियर देखा गया, trait pairs that he studied, ठीक है। So it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. So alphabetical जो symbols है वो सिर्फ इस concept को remember करने के लिए use किए जाते हैं, ठीक है,
Do not use T for tall and D for dwarf because you will find it difficult to remember. अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम अगर डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज करें टॉल ड्वार्फ के लिए, तो ये पता नहीं चल रहा है ना कि ये सेम ही जीन है। मतलब डिफरेंट जीन के लिए डिफरेंट अल्फाबेट यूज किया जाता है, लेकिन अगर उस जीन के दो सेम एलियल्स है तो उसके लिए सेम अल्फाबेट यूज किया जाएगा, बस एक स्मॉल होगा एक कैपिटल होगा, दैट्स इट। सो एलियल्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगस। सो होमोजाइगस के केस में एलियल सिमिलर हो सकती है, डिसिमिलर हो सकती है इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस। सिंस the TT plant is heterozygous for genes controlling one character height, it is monohybrid. Okay. So एक और टर्म आ जाती है मोनोहाइब्रिड। So the TT plant is heterozygous for genes controlling one character. So जीन है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, that is the monohybrid. And the cross between TT and TT is monohybrid cross. Okay. So ये वाला तो बहुत सिंपल था। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड। वेट हाँ, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। ओके, मोनोहाइब्रिड मतलब वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन। डाइहाइब्रिड मतलब टू कैरेक्टर hybridization. Sorry for my okay handwriting. Done. So from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. So इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट जो है, जो एक्सप्रेस किया गया है विदाउट एनी ब्लेंडिंग, मतलब इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, ऐसे नहीं कि एक टॉल है एक शॉर्ट है तो बीच में आ गया कुछ नहीं। F2 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। We can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis. अब हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स जब प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स को, किस प्रोसेस से, मियोसिस से, द एलियल्स ऑफ द पैरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट। सो जो एलीज है, जो एक बड़ा टी छोटा टी, जो जो एलीज थी, कौन सी, बड़ा टी छोटा टी वाली जो एलीज थी, फ्रॉम द पेरेंटल पेयर, जो पेरेंट के पेयर्स की एलीज थी वो सेपरेट हो जाती है, या फिर सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होती है। कब सेपरेट होती है? F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में तो साथ ही में, जिससे इसके वजह से सारे टॉल प्लांट्स आ रहे थे, लेकिन F2 जनरेशन में जो एलीज है वो सेपरेट हो रही है, इसकी वजह से एक ड्वार्फ आ रहे हैं, बाकी सारे टॉल आ रहे हैं। एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सिर्फ एक एलील ट्रांसमिट हो पाती है। ओके, तो जैसे कि मान के चलो दो एलीज है, तो जब गैमेट फॉर्म होंगे तो इसके दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, एक गैमेट में ये एलील होगी, एक गैमेट में ये होगी। ओके, तो ये यहाँ पे दिखाई दिया, ये दो गैमेट्स है, इन दोनों गैमेट्स में डिफरेंट एलील्स है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज द रैंडम प्रोसेस। सो ये एलील्स का जो सेग्रीगेशन होता है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, एंड सो देयर इज 50% चांस ऑफ द गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील। सो अब क्या होगा कि एक जीन है जिसकी दो एलील्स है, इसीलिए 50% चांस रहेगा गैमेट का कि उसमें वो एक एलील हो सकती है। एक तो हो सकता है बड़ा टी वाली एलील हो, या फिर हो सकता है छोटा टी वाली एलील हो। सो एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। सो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है, क्रॉसिंग करना पड़ता है। क्रॉसिंग करने से पता चलता है कि कौन सी एलील जो है एक्सप्रेस हो रही है। In this way, the gamete of the tall TT plant have the allele T, and the gametes of dwarf छोटा TT plants have the allele छोटा T. ठीक है, समझ गए? During fertilization, the two alleles. So fertilization के टाइम जो दोनों alleles है
बड़ा T from one parent says through the pollen and छोटा T from the other parent then through the egg are united to produce zygote. फिर ये दोनों एलीज जो है क्रॉस होते टाइम मतलब पॉलिनेशन के टाइम जो है वो क्या बोलते हैं वो फर्टिलाइज होती है और जाइगोट बनाती है दैट हैव वन बड़ा टी एलील एंड वन छोटा टी एलील. ठीक. सो ऑन अदर वर्ड्स दी हाइब्रिड्स हैव और जो हाइब्रिड्स होते हैं तो हाइब्रिड्स में क्या होता है एक बड़ा टी एक छोटा टी. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous. So in plants को बोला जाता है heterozygous. The production of gametes by the parents, the formation of the zygotes, the F1 and F2 plants can be understood by the diagram called as Punnett square. So हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया था ये टेबल की तरह इसको पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं. So इस पन्नेट स्क्वायर के थ्रू जो है इस तरह से हम एलिल्स को क्रॉस करके समझ सकते हैं. So it was developed by British geneticist. तो किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश जेनेसिस्ट में रेगनाल्ड सी पन्नेट. पन्नेट ने इसलिए उसका नाम पन्नेट दिया. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स. जितने भी जीनोटाइप्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है. ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन जेनेटिक क्रॉस. ठीक है. The possible gametes are written on two sides. So इसमें जो gametes आते हैं वो दोनों साइड पे लिखे जाते हैं usually top row and left columns. All possible combinations are represented in boxes. और सारे जितने भी possible combinations हो सकते हैं को represent किया जाता है boxes में below the squares, which generates a square output form. एक square output form आता है. The Punnett square shows the parental tall male and dwarf female plants. The gametes produced by them and the F1 ये TT progeny. The F1 plants of genotype TT are self-pollinated. The symbols are used to denote the female. अच्छा ये symbols जो फीमेल और मेल के लिए होता है. So फीमेल के लिए ये होता है और मेल के लिए ये symbol होता है. ठीक है. Of the F1 generation respectively, the F1 plant of the genotype TT1 self-pollinated. जब इसको जो है self-pollinate किया जाएगा तो F2 वाला क्रॉस आता है जिसमें वो आता है ना क्या बोल रहे थे 3 plant stall एक dwarf. So produces gametes of the genotype TT in the equal portion. So ये जो है दोनों TT का gamete जो है equal portion में produce करेगा. It means अगर ये T और ये T को क्रॉस करेंगे तो इनके जो gametes बनेंगे कैसे बनेंगे? दो gametes इसके दो gametes इसके दो gametes इसके. ठीक है. दो gametes इसके एक ये T एक ये टी और दो गैमेट्स इसके. फिर इनको फ्यूज करेंगे इस टी को इस टी के साथ. ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ओके चलो कोई बात नहीं. इसको सेपरेटली कर देते हैं तो हो जाएगा शायद. सॉरी इसको सेपरेटली थोड़ा साइड में करते हैं तो इसका अच्छा अंदाजा हो जाएगा शायद. इसको इस जगह करते हैं. ठीक है. तो ये टी था. ठीक है. इसको क्रॉस किया गया इस टी के साथ और ये जब क्रॉस किया ये सेम इसलिए क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है. मतलब सेम फ्लावर का स्टिग्मा सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स. सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. सो अब इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे? ये दो है तो ये दोनों के दो अपने अपने गैमेट्स एक एक एलील आ जाएगी. इसका गैमेट ये बनेगा इसका गैमेट ये बनेगा इसका गैमेट ये बनेगा इसका गैमेट ये बनेगा. हो गया. फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा. ठीक है. मेरी बात सुनो. हो गया. ठीक. ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा. ठीक. वो उससे भी तो क्रॉस करेगा कि उसको छोड़ देगा. दैट्स इट. सो ये और ये तो ये और ये बनाएंगे ये कंडीशन. ये और ये बनाएंगे ये कंडीशन. फिर ये और ये था ये और ये बनाएंगे ये कंडीशन. ये और ये बनाएंगे ये कंडीशन. हो गया. वही आ गया पन्नेट स्क्वायर वाला रिजल्ट. 1 2 3 3 टॉल एक ड्वार्फ. ठीक. सो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस the pollen grains of genotype T have a 50% chance to pollinate eggs of the genotype T.
सो क्या होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल के अंदर, तो पॉलन ग्रेन्स जो है ऑफ जीनोटाइप बड़ा टी, 50% चांसेस होते हैं जो पॉलिनेट कर सके एग्स को ऑफ द जीनोटाइप बड़ा टी, ठीक है, या फिर 50% चांसेस होते हैं टू द जीनोटाइप छोटा टी। ऑल्सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप छोटा टी जो है 50%, फिर जो पॉलन ग्रेन्स का जो छोटा टी जीनोटाइप होगा उसके भी 50% चांसेस हो गए जो चांसेस ऑफ पॉलिनेटिंग एग्स ऑफ जीनोटाइप बड़ा टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप छोटा टी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन, सो इसमें क्या हो रहा है, रैंडम फर्टिलाइजेशन हो रहा है। द रिजल्टेंट जाइगोट्स, जो रिजल्टेंट जाइगोट्स होते हैं, कैन बी ऑफ द जीनोटाइप्स, ये 3 तरह के जीनोटाइप्स के जाइगोट बनेंगे। सो फ्रॉम द पन्नेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट, सो हम पन्नेट स्क्वायर से जो है इजीली देख सकते हैं कि 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशंस लीड्स टू दो बड़े टी, 1/2 लीड्स टू एक बड़ा टी एक छोटा टी, एंड 1/4 ऑफ द दोनों छोटा टी। तो दी F1 हैव अ जीनोटाइप ऑफ, ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप ये होगा, बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल, लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो टॉल है। एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट्स, और F2 जनरेशन में जो है 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल, वेयर सम ऑफ देम आर दो बड़ा टी while others are एक बड़ा टी एक छोटा टी। Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotypes. So externally जो है ये दो बड़े टी और एक बड़ा टी एक छोटा टी वाले को जो plants होंगे उसको हम distinguish नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उनका बस जीनोटाइप है, लेकिन उनका फिनोटाइप सेम दिखता है। So hence within the genotypic pair, so जो genotypic pair है ये वाला, only one character T is टॉल एंड इज एक्सप्रेस्ड, इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर जो बड़ा वाला टी है वो टॉल होता है और वो एक्सप्रेस होता है। हेंस द कैरेक्टर टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द एलील छोटा टी या डवार्फ कैरेक्टर। सो इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर that all the F1 are tall, though the genotype is dash, and in the F2 3/4 of the plants are tall, though genotypically 1/2 are दिस वन हेट्रोजाइगस, ठीक है। सो ये जो बड़ा टी कंडीशन है उसको मैं होमोजाइगस बोलूंगी, और एक जो बड़ा टी छोटा टी कंडीशन है उसको मैं हेट्रो बोलूंगी, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, अब मैं इसको बड़ा टी छोटा टी करके नहीं बोलूंगी बिकॉज बायोलॉजी में इस तरह के टर्म्स यूज नहीं करते हैं। सो इसका जो टर्म है जो उसको दिया हुआ है दैट इज होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, उसको मैं यूज करके बोलूंगी, ओके। सो अभी तक समझाने के लिए मैं बोल रही थी बट अभी हम उसको यूज करेंगे, ओके। तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है हेंस द कैरेक्टर टी और टॉल इज सेड टू डोमिनेट ओवर द अदर एलील टी और ड्वार्फ character. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is heterozygous, and in F2 3/4 of the plants are tall, though genotypically 1/2 are heterozygous and only 1/4 are homozygous tall. Heterozygous tall and homozygous tall. This leads to phenotypic ratio of 3/4 tall, जिसमें 1/4 they are the homozygous tall and 1/2 are heterozygous tall, and 1/4 they are homozygous dwarf. That is 3:1 ratio. So the phenotypic ratio is 3:1, but the genotypic ratio is 1:2:1. The 1/4 is to 1/2 is to 1/4 ratio of homozygous tall, heterozygous tall and homozygous dwarf is mathematically condensable to form the binomial expression. Binomial expression that is ax plus by का whole square. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? So this condition is x plus y का whole square. Okay, that is x square plus 2x plus y. Can you get that? X square plus 2x plus y. So ये जो है इसका बायोनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू आता है, ठीक है।
तो नीचे दिया हुआ है बायोनॉमियल एक्सप्रेशन उसका. That has the gametes bearing genes T or T in equal frequency of 1/2. The expression is expanded to given below. So half tall, half dwarf, इसका square. This is 1/2 T square x. Okay. This is 1/4 T/2 and this is 1/4 this. So इस तरह से जो है वो आता है. ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, दिस इज हाफ ऑफ द टॉल. ओ आई एम सॉरी, दिस इज हाफ ऑफ टॉल, दिस इज हाफ ऑफ शॉर्ट. जब हम दोनों का स्क्वायर किया जाएगा तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, हाफ ऑफ टॉल प्लस हाफ ऑफ शॉर्ट एक्स. ओके सॉरी, इनटू में दिस इज हाफ ऑफ टॉल इनटू. सो जब इसका इसमें इनटू करेंगे और इसका फिर इसका इसमें इंटू होगा, फिर इसका इसमें इंटू होगा, फिर इसका इसमें इंटू और फिर इसका इसमें इंटू होगा. तो जब इनको इंटू किया जाएगा तो 1/4 ऑफ ये आ जाएगा, दैट इज होमोजाइगस टॉल. 1/4 ऑफ हेट्रो, सॉरी 1/2 ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1/4 ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ. ओके, सो ये इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये. So Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plants in F3 and F4 generations. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous TT. What do you think he would have got had he self-pollinated to tall F2 plants? Oh, okay. सो अब देखो, अब उसको कैसे पता चला कि जो होमोजाइगस कंडीशन है वो 2 छोटा टी है, उसको ये कैसे पता चला? या फिर उसको ये कैसे पता चला जो हेट्रोजाइगस टॉल कंडीशन है वो एक बड़ा टी एक छोटा टी है? सो उसने ऐसे क्या किया होगा? तो उसने क्या किया, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट को देख करके जीनोटिपिक कंपोजिशन के बारे में बताना वो संभव नहीं था. दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज TT, दिस इज हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सिर्फ उसका फिनोटाइप देख के. Therefore, to determine the genotype of tall plant at F2, अब जो F2 जनरेशन में जो 3 टॉल प्लांट्स आए, अब उसका जीनोटाइप निकालने के लिए मेंडल भाई साहब ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया. टेस्ट क्रॉस मतलब जो प्रोजेनी आई है उसको पेरेंट के साथ क्रॉस करो तो टेस्ट क्रॉस होता है. सो मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन. मेंडल ने जो टॉल प्लांट्स थे F2 जनरेशन से उनको क्रॉस किया विद ड्वार्फ प्लांट. अब जो ये ड्वार्फ प्लांट थे ये कौन से थे, जो F1 जनरेशन में जो हमने लिया था सैंपल, मतलब F1 जनरेशन में जो 2 पेरेंट्स लिए थे जिसमें एक टॉल था एक शॉर्ट था, ड्वार्फ था. तो जो ड्वार्फ वाले का जो होमोजाइगस कंडीशन वाला था उसको लिया. This is called as test cross. In a typical test cross, an organism P plants here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined. So इस टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, so ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका एक कैरेक्टर जो है वो फिनोटिपिक डोमिनेंट हो, मतलब फिनोटाइप में वो डोमिनेंट शो कर रहा हो बट जीनोटाइप उसको मालूम नहीं है क्या है, तो उस चीज को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है. सो उसको क्रॉस किया जाता है विथ दी रिसेसिव पेरेंट, जो कम्प्लीटली रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए. So instead of self-crossing, the progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. So figure 4.4 or 4.5 shows the results of typical test cross where violet color flowers is dominant over white color. Okay. So using Punnett square, try to find out the nature of offspring of a test cross. What ratio did you get? Using the genotypes of the test cross, can you give the general definition for the test cross? Okay. तो हम टेस्ट क्रॉस लगा के देखते हैं. ये थी कंडीशन, ठीक, इस कंडीशन को क्रॉस किया इसके साथ, बना दो. चलो पन्नेट स्क्वायर हो गया, पन्नेट स्क्वायर, इसको इसके साथ करो, ठीक, फिर इसको इसके साथ करो, फिर इसको तो फिर इसको. ओके, ये हो गई एक कंडीशन. एक और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, शुगर है ना यहाँ पे,
यहाँ पे लेते हैं एक और कंडीशन, ओके, जिसमें ये वाला कर देते हैं, ठीक, ओके। ये वाली कंडीशन को करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दिस इज दिस कंडीशन, दिस इज दिस कंडीशन, दिस इज दिस कंडीशन एंड दिस इज दिस कंडीशन, ओके, राइट। अब इन कंडीशंस को देखो एक बार जरा, इन दोनों कंडीशंस को देखो, इन दोनों के रिजल्ट्स देखो। इसमें रिजल्ट जो आए, इसमें हाफ रिजल्ट्स जो थे वो थे टॉल, हाफ रिजल्ट जो थे वो थे ड्वार्फ, और इसमें सारे आए टॉल। अब इसका रिसर्च को जो है उसको हम एनालाइज करेंगे, रिजल्ट्स को, ठीक। तो 2 क्रॉस लगाए हमने, 2 टेस्ट क्रॉस लगाए, ठीक, 2 टेस्ट क्रॉस लगाए। एक था बड़ा टी छोटा टी वाला, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला, एक था होमोजाइगस कंडीशन वाला, ठीक है। तो दोनों का देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला था उसमें आए हाफ आए टॉल, हाफ आए ड्वार्फ, ओके। इसमें आए ऑल टॉल। अब उसने सोचा कि भाई अगर बड़ा टी जो है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, इट मीन्स दोनों डोमिनेंट है, दोनों एलियल्स डोमिनेंट है, तो दोनों एलियल्स अपना डोमिनेंस दिखाएगी ही दिखाएगी। अगर दोनों एलियल्स अगर अपना डोमिनेंस दिखाती है तो उसकी वजह से सारे प्लांट्स स्टॉल होंगे। बट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इट मीन्स इसमें एक एलियल डोमिनेंट है, दूसरी एलियल रिसेसिव है, तो वो अपना रिसेसिवनेस तो शो करेगी। क्यों? क्योंकि हम उसको एक रिसेसिव एलियल के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो वो अपना रिसेसिवनेस शो करेगी। तो इस केस में हाफ जो प्लांट्स थे वो टॉल थे और हाफ जो है वो ड्वार्फ है। तो इन दोनों चीजों से ये कंक्लूड हुआ कि जो टेस्ट क्रॉस से ये पता चला कि हमारे पास जो प्रोजेनी आई, F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी आई थी, उसमें कौन सी वाली हेट्रोजाइगस है, कौन सी वाली होमोजाइगस है, ठीक है। ये हो गया। यही वाला एग्जाम्पल उसने फ्लावर के कलर के साथ लिया है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो उसमें ले लिया, क्या बोलते हैं, हाइट में लिया है, ओके, प्लांट हाइट। सो ये हो गया। Based on these observations on monohybrid crosses, Mendel proposed 2 general rules. अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखे, मतलब एक कैरेक्टर वाले जब उसने क्रॉस देखे मेंडल भाई साहब ने, तो उसने 2 जनरल रूल्स दिए टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग। सो उस अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। टुडे दिस रूल्स आर कॉल्ड एज, सो आज इन रूल्स को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि एक जीन, उसकी 2 एलील्स, एक एलील दूसरे एलील पे डोमिनेंट, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि एक जीन है जिसके 2 एलील्स होते हैं और एक एलील दूसरे एलील पे डोमिनेंट होती है। मतलब एक एलील जो है, अब अगर इसको थोड़ा साइंटिफिकली देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि जो डोमिनेंट एलील है वो F1 जनरेशन में शो होगी कंप्लीटली, और F2 जनरेशन में भी शो होगी, ठीक है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 कुछ बातें हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है, जो कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स जिन्हें फैक्टर्स बोला जाता है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, फैक्टर्स पेयर्स में अकर होते हैं, मतलब 2 एलील्स। सो इन अ डिसिमिलर पेयर, जो डिफरेंट पेयर्स होते हैं ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, दूसरे पे डोमिनेट करता है, ठीक है।
The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross. अब law of dominance जो है किस पे काम करता है? अगर हम एक ही कैरेक्टर को यूज करेंगे क्रॉस करने के लिए तब law of dominance अच्छे से काम करेगा. And the expression of both the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at F2. फिर आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताता है. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताता है. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक, जब F1 क्रॉस किया हमने, जब F1 क्रॉस किया तो जितने भी प्लांट्स आए सब टॉल आए, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आए. ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले सारे प्लांट्स आए. ओके, फिर उसके बाद जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स आए वो कौन सी कंडीशन में थे? हेट्रोजाइगस. तो जब इन हेट्रोजाइगस को क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट. सेल्फ पॉलिनेट जब किया तब आया F2 जनरेशन. अब इस F2 जनरेशन में क्या हुआ? F2 जनरेशन में बाकी सारे तो आए टॉल, बट एक आया ड्वार्फ. इट मीन्स ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में खुद को शो नहीं कर पाया लेकिन F2 जनरेशन में खुद को शो कर गया, उसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर. ठीक, और उस रिसेसिव कैरेक्टर जो शो हुआ F2 जनरेशन में, तो वो कैसे बताया है उन्होंने ये बोला है कि F1 जनरेशन में तो वो शो नहीं हो पाया लेकिन F2 जनरेशन में वो सेग्रीगेट हुआ. इट मीन्स वो अलग हुआ, जो दोनों एलियल्स है उन एलियल से अलग हुआ और उसने अपना खुद को शो किया. तो ये बन गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending. So alleles में कोई blending नहीं होती है and that both the characters are recovered as such in F2 generation. F2 generation में दोनों characters recover हो जाते हैं. तो one of this is not seen in F1 generation. उसमें से एक character F1 stage में नहीं दिखता है. Though the parents contain two alleles. अब parents के पास दोनों alleles है during gametes formation. The factors or alleles of pair segregate from each other. So क्या होता है, जो एलियल्स होती है उसका पेयर सेग्रीगेट होता है एक दूसरे से. दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली. सिर्फ गैमेट मतलब क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो जीन होता है उस जीन की जो दो एलियल्स होती है तो वो दो एलियल्स सेपरेट होती है और एक गैमेट में एक एलियल चली जाती है. वन ऑफ टू फैक्टर्स. ठीक है. So of course a homozygous parent produces all gametes. So एक homozygous parent है उसके सारे gametes प्रोड्यूस करेगा जो कि सिमिलर होंगे, सेम होंगे, पर जो एक heterozygous parent होगा जो प्रोड्यूस करेगा दो डिफरेंट टाइप के gametes को, each having one allele. So हर एक gamete में एक allele होगी with equal proportion, 50-50% का चांसेस होता है. So ये था law of segregation. ठीक है. फिर इसमें और भी आता है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ और इसके बाद को डोमिनेंस हुआ. ठीक है. इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ दो जीन्स किस तरह से इनहेरिट होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर उस इनहेरिटेंस के बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया. फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पता करेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और किस तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं. ओके. सो फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इसको पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में. जैसे कि मैंने बोला था इसके हम 2 वीडियोस रखेंगे, एक में आधा कवर करेंगे और दूसरे में आधा कवर करेंगे. तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.